नमस्कार। मैं अंशु मिश्रा भूगोल की कक्षा में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और जैसा कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा टीजीटी और पीजीटी के संदर्भ में हम यहाँ पर पाठ्यक्रम से लेके भूगोल विषय की प्रकृति और उसकी परिभाषा, उसका महत्व, अर्थ आदि संबंधों में चर्चा करते हुए हम लोग ये तय करेंगे कि कौन सा तरीका, दृष्टिकोण या कह सकते हैं कि कौन सी विधि अपनाई जाए जिसके माध्यम से भूगोल जैसे वैज्ञानिक प्रकृति वाले विषय के अध्ययन को न केवल सरलतापूर्वक पढ़ सकें बल्कि आत्मसात करने के साथ साथ परीक्षा में बेहतर ढंग से निष्पादन कर सकें। तो भूगोल शब्द जैसा कि यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, हम सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ को समझेंगे, फिर इसके विस्तृत अर्थ को समझेंगे और उसी के अर्थ के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि हम अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप इस विषय को किस पद्धति और किस तरीके से आगे पढ़ सकते हैं ताकि बेहतर निष्पादन कर सकें। तो मित्रों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे विषय भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जैसा कि भूगोल शब्द दो शब्दों के योग से बना है, भू भू का अर्थ है पृथ्वी, गोल का अर्थ है गोलाकार सतह। अर्थात पृथ्वी की गोलाकार सतह, ये हुआ भूगोल का शाब्दिक अर्थ। अब पृथ्वी की गोलाकार सतह, इस बात का तो अपने आप में कोई अर्थ नहीं, औचित्य नहीं है। तो जब इसको हम व्याख्या करते हैं तो स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गोलाकार सतह पर स्थित विभिन्न प्रकार के भौतिक और मानवीय तत्वों, क्या भौतिक और मानवीय, भौतिक और मानवीय तत्वों के वितरण और परस्पर संबंधों का अध्ययन। पृथ्वी की गोलाकार सतह पर स्थित विभिन्न प्रकार के भौतिक और मानवीय तत्वों के परस्पर अंतरक्रियात्मक संबंधों का अध्ययन ही भूगोल है। ये इसका सामान्य और शाब्दिक अर्थ है। अब इसके व्यापक अर्थ की जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि उसका एक लंबा ऐतिहासिक क्रम है। तो हम इसको पहले साफ कर लेते हैं। अब देखते हैं दूसरा व्यापक। व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ के अंतर्गत सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भूगोल विषय की स्थापना कब हुई, किस तरह से इसके ऐतिहासिक विकास क्रम में विभिन्न विद्वानों ने इसको परिभाषित किया, अर्थान्वित किया और बदलते हुए समय, परिवेश और आवश्यकताओं के अनुरूप इसकी परिभाषा और अर्थ में भी अंतर आता गया। सबसे पहले यहाँ जरूरी है उल्लेख करना कि भूगोल विषय की एक वैज्ञानिक विषय
के रूप में स्थापना कब हुई? 18वीं सदी के मध्य में, 18वीं सदी के मध्य। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके पहले अर्थात 1750 के पहले, 60 के पहले भूगोल विषय का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। यह एक शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित नहीं था। इसका क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जाता था। यद्यपि विभिन्न भौगोलिक तत्वों, इसमें प्राकृतिक और मानवीय दोनों तत्व शामिल हैं, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं पर्वत, पहाड़, नदी, पैठार, मानव समाज, संस्कृति, सभ्यता, इन तत्वों का अध्ययन पृथक पृथक रूप से अलग अलग विषयों के अंतर्गत हुआ करता था, लेकिन समेकित रूप से एक विषय के रूप में भूगोल का अस्तित्व नहीं था। 18वीं सदी के मध्य में प्रमुख जर्मन विद्वान, जिनका नाम है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर, ने इस विषय की एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापना की और इसको वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इस संदर्भ में दोनों ही विद्वानों ने बहुत सारी संकल्पनाएं दी, कई सिद्धांत प्रतिपादित किए और बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों की वैज्ञानिक व्याख्या की और विभिन्न तत्वों के बीच अंतर संबंधों को स्पष्ट करते हुए विषय की वैज्ञानिक रूप से स्थापना की। साथ ही साथ इसको परिभाषित कर इसका लक्ष्य और विषय वस्तु भी बताया। उस संदर्भ में उस समय भूगोल विषय का जो प्रमुख आधार और विषय वस्तु थी वो था पर्यावरण या निश्चयवाद, या कह सकते हैं प्रकृति और मानव के बीच एक बेहतर संबंध। इसमें प्राकृतिक शक्तियों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया जाता था। कारण तत्कालीन परिवेश में विज्ञान और तकनीक, सभ्यता और संस्कृति उस स्तर तक विकसित नहीं थी जितना आज। फलतः उस परिवेश में भूगोल की परिभाषा उस आधार पर की गई। तत्पश्चात फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता, अमेरिकन भूगोलवेत्ता और कालांतर में भारतीय भूगोलवेत्ता बदलते परिवेश में विषय को परिभाषित करते रहे और आवश्यकता अनुसार इसकी प्रकृति को स्पष्ट करते रहे। तो ऐतिहासिक विकास के क्रम में इस विषय में कई परिवर्तन आए, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं सदी में, विशेषकर 20वीं सदी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिक क्रांति और कंप्यूटर क्रांति के बाद विषय ने एक ऐसा मोड़ लिया कि इसकी प्रकृति अत्यधिक वैज्ञानिक हो गई। कंप्यूटर और आधुनिक सांख्यिकी तकनीकों के प्रयोग से कई नई नई संकल्पनाओं का जन्म हुआ और इसमें कंप्यूटर, सांख्यिकी तकनीक और अन्य वैज्ञानिक प्रविधियों के इस्तेमाल से विषय को अत्यधिक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया गया। लेकिन कुछ कारणों से, जैसे कि विषय के अंतर्गत पूरी तरह से यांत्रिकत्व को महत्व न प्रदान करके मानव को केंद्र में बनाए रखने के लिए उन संबंधित चीज़ों की आलोचना हुई और विषय को पुनः मानव और प्रकृति के बीच में संतुलन की ओर ले जाने का प्रयास किया गया। इस संदर्भ में बदलती हुई परिभाषाओं के बीच वर्तमान परिवेश में एक परिभाषा जो संतुलित और समन्वित रूप से दी जा सकती है भूगोल की, ये हो सकती है कि पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भौतिक और मानवीय तत्वों के बीच परस्पर अंतरक्रियात्मक संबंध और उनसे उत्पन्न विभिन्न प्रकार के प्रतिरूपों के वितरण की समुचित, तर्कसंगत और वैज्ञानिक व्याख्या ही भूगोल है। अब ये जो परिभाषा जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो परिभाषा है, यद्यपि किसी निश्चित विद्वान की नहीं है, तथापि बहुत सारे विद्वानों ने जो परिभाषा दी है उसके आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शामिल करते हुए ये एक नई परिभाषा बनाई गई है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने तत्वों का उल्लेख किया गया है, जैसे पृथ्वी का धरातल, नंबर 1, नंबर 2 भौतिक और मानवीय तत्व परस्पर
अंतरक्रियात्मक संबंध। नंबर 4, उससे उत्पन्न वितरण प्रतिरूप। उत्पन्न वितरण प्रतिरूप की वैज्ञानिक व्याख्या और विश्लेषण। करता। अब संकुचित अर्थ में, शाब्दिक अर्थ में हमने भूगोल को कैसे परिभाषित किया आपने देखा। वो संकुचित परिभाषा थी, बहुत सारे पहलू छूट रहे। उसके बाद 18वीं सदी के मध्य से लेकर वर्तमान परिवेश तक विषय वस्तु बदलती रही। जैसे कुछ पुराने विद्वानों ने, जैसे एक विद्वान है टालमी, रोमन भूगोलविद्ता हैं, उन्होंने बताया कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जिसे स्वर्ग में पृथ्वी का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसी तरह से कुछ फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं जो संभववादी हैं, विचारधारा है, उसमें समस्त परिभाषाओं में, फ्रांसीसी विद्वानों की परिभाषाओं में मानव को केंद्र में रखकर प्रकृति को द्वितीयक रूप में रखा गया है और मानव की शक्ति, उसकी तकनीक, उसकी संस्कृति, उसकी क्षमता को प्रमुखता प्रदान करके भूगोल को परिभाषित किया गया है। संबंधित अवधारणा को संभववाद कहते हैं। उसके पहले नियतिवाद, जो कि जर्मन भूगोलवेत्ताओं का स्कूल है, उनका समूह है, उन्होंने भूगोल विषय को व्याख्या किया, उसमें प्रकृति की शक्तियों को प्रमुखता प्रदान की, मानव को सेकेंडरी रखा। उसके बाद 19वीं शताब्दी में, अंतिम समय में, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने एक तीसरा रास्ता निकाला जिसको नवनियतिवाद कहते हैं। इसमें संतुलन पर बल दिया गया। बताया गया कि यद्यपि प्रकृति की शक्तियाँ बड़े पैमाने पर एक सीमा तो तय करती हैं, लेकिन मानव भी अपनी संस्कृति, तकनीक और बुद्धि कौशल के आधार पर इतना सक्षम है कि वो प्रकृति की शक्तियों में आवश्यक हेर फेर करके उसको अपने अनुकूल बना सकता है। तो ऐसा क्रमिक रूप से विषय वस्तुओं के संदर्भ में परिभाषाओं में परिवर्तन हुआ है। 20वीं सदी के प्रथमार्ध और उत्तरार्ध में तमाम क्रांतियां हुई, 18वीं सदी में क्रांति हुई। तो इस बदलते परिवेश में वर्तमान समय में एक परिभाषा जो कि लगभग अधिकतम चीज़ों को, अधिकतम पहलुओं को सम्मिलित करती है, वो ये जो कि मैंने बना के आपको बताया। अब देखिए, इसमें इस परिभाषा के आधार पर हम व्याख्या करेंगे तो भूगोल विषय का न केवल स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा, बल्कि इसी परिभाषा के आधार पर भूगोल की विषय वस्तु भी स्पष्ट हो जाएगी कि अमुक विषय या शास्त्र के अंतर्गत किन किन पहलुओं, किन किन बातों का अध्ययन करना चाहिए। आइए एक एक चीज करके समझते हैं, इससे समस्त विषय का एक स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी का धरातल, जो हमने शाब्दिक अर्थ बताया था भू प्लस गोल, अर्थात गोलाकार पृथ्वी की सतह, वो पहला ही शब्द है पृथ्वी का धरातल, अर्थात वो शाब्दिक अर्थ यहाँ पे आ गया, पृथ्वी की गोलाकार सतह। नंबर 2, भौतिक और मानवीय तत्व। दूसरा पहलू है भौतिक और मानवीय तत्व। भौतिक तत्व के अंतर्गत प्रकृति और उसके समस्त तत्व आते हैं, अर्थात भौतिक भूगोल के अंतर्गत जिन भी विषय वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो स्थल मंडल हो, वायुमंडल हो, जल मंडल हो, जीवमंडल हो, पर्यावरण हो, ये सारे विषय और सारे तत्व इस शब्द के अंतर्गत समाहित हैं। दूसरा है मानवीय तत्व। मानवीय तत्व के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर फैले हुए विभिन्न समाज, संस्कृतियां और उनका वितरण, प्रतिरूप आदि अन्य संबंधित तत्व सभी कुछ मानवीय तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। नंबर 3, परस्पर अंतरक्रियात्मक संबंध। परस्पर अंतरक्रियात्मक संबंध से तात्पर्य है कि प्रकृति और पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न भौगोलिक और प्राकृतिक तत्वों के साथ मानव समुदाय, मानव समाज अपने ज्ञान कौशल, तकनीकी क्षमता, बुद्धि कौशल के आधार पर किस तरह से संबंध स्थापित करता है, किस तरह से लेन देन करता है,
किस तरह से परस्पर अंतरक्रिया करता है, अर्थात किस सीमा तक, किस मात्रा में, किस प्रकार, कैसे, कब, क्यों भौतिक और प्राकृतिक तत्वों को में हस्तक्षेप करता है और फलस्वरूप प्रकृति और प्रकृति के तत्व किस तरह उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। इससे जो संबंधों का स्वरूप निकल के आता है उसी को हम कहते हैं अंतरक्रियात्मक संबंध, परस्पर अंतरक्रियात्मक संबंध। क्रिया और प्रतिक्रिया जनित जो संबंध प्रतिरूप है वो अंतरक्रियात्मक या परस्परावलंबित भी कह सकते हैं संबंध। ठीक, तो यहाँ पर समस्त भौतिक भूगोल के सारे खंड, मानव भूगोल के समस्त खंड और उसके तत्व शामिल हुए पृथ्वी की गोलाकार सतह, उसके बाद इन चीज़ों के भौतिक और मानवीय तत्वों के बीच परस्पर अंतरक्रियात्मक संबंध। अगला पॉइंट, उससे उत्पन्न वितरण प्रतिरूप। आपको यहाँ बता दूं कि हेटनर नामक एक प्रमुख विद्वान हैं, वो भूगोल को परिभाषित करते हैं कि भूगोल एक वितरण विज्ञान है। भूगोल एक वितरण विज्ञान है, अर्थात भूगोल विषय के अंतर्गत वितरण की व्याख्या की जाती है। वितरण किस चीज का वितरण? भौतिक और मानवीय तत्वों का वितरण। पृथ्वी के धरातल पर, समस्त ग्लोब पर, इन 7 महाद्वीपों पर विभिन्न प्रकार के भौतिक और मानवीय तत्व किस प्रकार से बिखरे हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है, जो जहाँ हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं, उनके बीच संबंध क्या है, इस बात का अध्ययन और व्याख्या करता है भूगोल, अर्थात भूगोल एक वितरण विज्ञान भी है। तो यहाँ पर भौतिक और मानवीय तत्व प्लस उनके बीच में अंतरक्रियात्मक संबंध, उनके वितरण प्रतिरूप की वैज्ञानिक व्याख्या और विश्लेषण करता है। अगला शब्द है वैज्ञानिक व्याख्या। वैज्ञानिक व्याख्या से स्पष्ट है कि उपरोक्त तत्वों का अध्ययन हम आधुनिकतम तकनीकों से, वैज्ञानिक तरीके से, अर्थात अभी तक जो विकसित प्रणाली है हमारे पास, कंप्यूटर, संचार तकनीक, हवाई सर्वेक्षण, हवाई छायाचित्र या अन्य जितने भी उपकरण या तकनीकी हैं, उन सब का प्रयोग करते हुए पूरी कुशलता के साथ इन तथ्यों का इस प्रकार से अध्ययन करना वैज्ञानिक अध्ययन कहलाएगा और व्याख्या वैज्ञानिक व्याख्या कहलाएगी। और अगला तत्व है विश्लेषण। विश्लेषण शब्द व्याख्या से अलग है। विश्लेषण से तात्पर्य है कि इन चीज़ों की तार्किक व्याख्या करना, परस्पर संबंधों का या यथाउचित वितरण का ही, जैसे किसी एक ही अक्षांश पर स्थित मैदान और पहाड़, एक ही अक्षांश पर भूमध्य रेखा से समान दूरी पर स्थित एक 1000 मीटर ऊंचा पठार हो या पर्वत हो और दूसरी तरफ 300 मीटर की ऊंचाई रखने वाला मैदान है, तो दोनों की स्थिति वहाँ है तो क्यों है, और होने के बाद जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो क्यों हैं, इनके बीच तार्किक संबंध स्थापित करना, ये विश्लेषण कहलाता है। इस प्रकार देखें कि जो एक व्याख्या वैज्ञानिक रूप में विषय की हम कर रहे हैं, इससे विषय की अर्थ, उसकी प्रकृति, उसका स्वरूप और उसकी समस्त विषय वस्तु स्पष्ट हो जा रही है कि भूगोल के एक विषय के रूप में किन किन विषयों का किस प्रकार से अध्ययन किया जाए या किया जाता है। ये हो गया भूगोल का शाब्दिक और व्यापक अर्थ। अब इसी के आधार पे हम समस्त भूगोल की विषय वस्तु को परिभाषित कर सकते हैं। यद्यपि अभी मैं किसी परीक्षा विशेष के संदर्भ में, भूगोल के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, इसके बाद किसी अमुख परीक्षा के संदर्भ में बात करने का मतलब ये है कि संस्था जो आयोजित करती है परीक्षा, उसके द्वारा निर्धारित एक पाठ्यक्रम होता है, उसमें निर्धारित विषय होते हैं, इन विषयों का अध्ययन हम करते हैं उसके अंतर्गत। तो हम यहाँ पर लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, माध्यमिक चयन बोर्ड या किसी अन्य संस्था आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये एक सामान्य भूगोल की समझ और विषय वस्तु की चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं इसके बाद इसकी इस परिभाषा के आधार पर हम इसकी विषय वस्तु को कैसे निर्धारित कर सकते हैं। देखिए, हमने जो व्यापक परिभाषा दी भूगोल की, उसके संदर्भ में हम देखें तो हमने लिखा पृथ्वी के धरातल पर, अर्थात ये मैंने पहले ही देख लिया था कि ये पृथ्वी है, इसकी गोलाकार सतह है,
इसे हम धरातल के रूप में अभिहित करेंगे। अभिहित का मतलब इससे अभिप्रेत है, इससे हम ये समझते हैं पृथ्वी के धरातल को। पृथ्वी के धरातल पर भौतिक और मानवीय तत्व, तो दो तत्वों की मैंने बात किया। पृथ्वी का धरा भौतिक तत्व, मानवीय, भौतिक तत्व के अंतर्गत हम क्या लेंगे? भौतिक तत्व के अंतर्गत आएगा आपका स्थलाकृतियाँ। पृथ्वी के धरातल पर जो कुछ भी हम देखते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़, ये स्थल मंडल के अंतर्गत, लिथोस्फीयर के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले प्राकृतिक भौगोलिक तत्व। इन समस्त तत्वों के अध्ययन को लिथोस्फीयर, स्थलाकृति विज्ञान या स्थल मंडल कहते हैं। भौतिक तत्वों से संबंधित भूगोल को ब्रैकेट में लिखते हैं, भौतिक भूगोल कहते हैं, भौतिक भूगोल। और इसी प्रकार मानवीय तत्वों का जो अध्ययन होता है उसको हम मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं। ये प्रमुख रूप से भूगोल की दो शाखाएं या एक अनअपेक्षित और आभासिक वर्गीकरण कह सकते हैं, जो कि वास्तव में नहीं है। भूगोल एक अविभाज्य विषय है, इसको किसी भी प्रकार से विभाजित करना विषय की समग्रता के साथ खिलवाड़ होगा। ये एक आभासिक ऐसा वर्गीकरण है जिसके आधार पर हम विषय को और बेहतर और वैज्ञानिक तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए ये किया गया वर्गीकरण है। तो चलिए, जो मैंने द्वितीय परिभाषा दी, एक विस्तृत परिभाषा, उसी परिभाषा के आधार पर विषय का अर्थ स्पष्ट हुआ, विषय वस्तु और स्वरूप भी स्पष्ट कर रहे हैं। भौतिक तत्व, इन तत्वों की मैंने बात किया, पर्वत, पठार, मैदान, ये जो प्रमुख स्थलाकृतियां हैं, इनसे संबंधित अध्ययन को हम स्थल मंडल कहते हैं या स्थलाकृति विज्ञान, लिथोस्फीयर कहते हैं। इसको हम नाम दे सकते हैं स्थल मंडल। इसके बाद आता है पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की वायु प्रणालियां हैं, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल अर्थात पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ कुछ हजार किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ पृथ्वी के चतुर्दिक एक गैसीय आवरण, ऐसी विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण, एक गैसीय आवरण जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। अलग अलग गुणधर्म के आधार पर इस वायुमंडल की कई परतें हैं जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। समग्र रूप से हम इन्हें वायुमंडल कहते हैं। सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, जैसे पाला, कोहरा, ओस, तूफान, चक्रवात इत्यादि। सभी कुछ मौसम संबंधी घटनाएं पृथ्वी के धरातल से यानी सतह से लेकर ऊपर औसतन 14 से 15 किलोमीटर की औसत ऊंचाई तक घटित होती हैं। इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। इस समस्त अध्ययन को जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। हमने भौतिक तत्व की बात की थी। भौतिक तत्व के अंतर्गत न केवल सतह पर स्थित स्थलाकृतियाँ और वो सभी चीज़ें शामिल हैं, बल्कि सतह से लेकर ऊपर तक का वायुमंडल जो हमारी पृथ्वी के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, उसका भी अध्ययन करते हैं। और इस वायुमंडल का और इन स्थलाकृतियों का बड़ा गहन संबंध भी होता है। स्थलाकृतियाँ हमारे वायुमंडल की प्रणालियों को प्रभावित करती हैं और हमारे वायुमंडल की प्रणालियाँ हमारे धरातल पर स्थित स्थलाकृतियों को भी प्रभावित करती हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी के धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान के अलावा पूरे ग्लोब पर 3/4 भाग पर विशाल जलराशि का आवरण है, जिसे हम महासागर कहते हैं। अब समस्त जलीय क्षेत्र के अंतर्गत सबसे बड़े भाग का प्रतिनिधित्व तो महासागर करते हैं, लेकिन इसमें अन्य सागरों में भी सीमांत सागर, खुले सागर, बंद सागर, नदियाँ, झीलें, तालाब और अन्य ऐसी आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है
जो जलीय प्रमुखता वाली हैं और पृथ्वी के लगभग 3/4 लगभग 71% भाग को घेरे हुए हैं। इस समस्त मंडल के अध्ययन को, भौतिक तत्वों के अध्ययन को हम किसके अंतर्गत शामिल करते हैं? जल मंडल। जल मंडल। नेक्स्ट, अब जलमंडल के बाद पृथ्वी की सतह के भीतर कुछ 100 मीटर की गहराई से लेकर के बाहरी वायुमंडल में जिस सीमा तक जीवों का अस्तित्व संभव है प्राकृतिक रूप से, उसे हम जीवमंडल कहते हैं। विभिन्न प्रकार के भौतिक प्रक्रम क्रियाशील होकर के मृदा निर्माण, वनस्पतियों का विकास इत्यादि विभिन्न प्रकार की घटनाएं, क्रियाएं संपादित होती हैं। तो जैविक प्रक्रियाएं जिस सीमा तक, ये पतली परत पृथ्वी की सतह से कुछ नीचे से लेकर वायुमंडल में कुछ ऊंचाई तक होती है, इस पूरे मंडल को हम क्या कहते हैं? जीवमंडल। 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 ये 4 उपविभाग ऐसे हैं जो भौतिक भूगोल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। हमने भौतिक और मानवीय तत्व, 2 प्रकार के तत्वों की बात बोली। पृथ्वी के धरातल पर अर्थात समस्त गोल पर, गोलाकार पृथ्वी की सतह पर, जिस पर स्थल और जल दोनों असमान रूप से वितरित हैं। उसके अंतर्गत इन 4 भागों को सम्मिलित कर लिया भौतिक भूगोल। ये भौतिक भूगोल के 4 उपविभाग हो गए। इसी तरह से मानवीय तत्व के अंतर्गत हम चलेंगे, देखेंगे किस तरह से पृथ्वी के धरातल पर मानवीय तत्व क्या हो सकते हैं। मानवीय तत्व के अंतर्गत न केवल मानव, उसके समाज, बल्कि उसकी संस्कृति, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में, प्रदेशों में मानव जहाँ अधिवासित है, उसके अधिवास का स्वरूप क्या है और वैसा ही स्वरूप होने का कारण क्या है, साथ ही साथ उसकी आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं, उसकी सांस्कृतिक गतिविधियाँ कैसी हैं, उसका स्वरूप कैसा है, उसके विकास का स्तर क्या है, जो है वो क्यों है, किस कारण से है। तो विभिन्न प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन और यथास्थिति वास्तविक कारणों की जानकारी भी मानव भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित रहती है। तो सर्वप्रथम मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानवीय तत्व के अंतर्गत मानव भूगोल, जिसको पहला खंड ही हम लेते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। मानव भूगोल। मानव भूगोल में विशेष प्रकार की विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का जो स्वरूप है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, जैसे निग्रोइड है, मंगोलाइड है, काकेसाइड है। ये विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, चूंकि एक जैविक अवधारणा है, प्रकृति से जुड़ी हुई है और पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में, परिवेश में अलग अलग तरह की प्रजातियों का विकास हुआ है। तो आखिर प्रकृति का कौन सा स्वरूप, वो कौन सी विशेषताएं हैं जो एक विशेष प्रकार के जैविक मानव समुदाय को जन्म देती है या उसके बने रहने में सहायता करती है, इसका अध्ययन हम अलग अलग मानव समुदायों के वितरण के रूप में करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। अब मानव भूगोल के अंतर्गत कई उपशाखाएं हैं जिनका अंतर्गत हम मानवीय तत्व के अंतर्गत करते हैं। मानव भूगोल में विभिन्न प्रदेशों में विकसित उसके आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में जो भी चीजें शामिल हैं उन्हें हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो भी आर्थिक गतिविधियां संपादित करते हैं विभिन्न प्रदेशों में, उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या तरह में हम आर्थिक भूगोल के नियमों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं या उसके वितरण की व्याख्या करते हैं, वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कार्यों की प्रमुखता के आधार पर हम 2 खंडों में बांट लेते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कृषि को लेते हैं, उससे संबंधित क्रियाओं को कृषि भूगोल नाम दे देते हैं। और द्वितीयक आधुनिक विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में जहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ प्रधान हैं, उसे
औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अर्थात ऐसा इसलिए करते हैं कि आर्थिक भूगोल एक सामान्य अवधारणा है, लेकिन जब हम इसको विशेषीकृत कर देते हैं कृषि भूगोल, तो कृषि से संबंधित विषयों का अधिक वैज्ञानिक विश्लेषण और व्याख्या संभव हो पाती है, समस्याओं का बेहतर अध्ययन हो सकता है और विभिन्न प्रदेशों में जहाँ पर कृषि से संबंधित जो समस्याएं हैं उनकी पहचान करने में, उनका समाधान खोजने में, संसाधनों के संदर्भ में आवश्यक नियोजन करने के लिए अधिक वैज्ञानिक तौर तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम विभेदीकृत करके इसको और अधिक वैज्ञानिक बना देते हैं। अर्थात आर्थिक भूगोल को हमने कृषि और औद्योगिक भूगोल में बांट लिया। इसी प्रकार से मानवीय भूगोल के अंतर्गत तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या और उससे संबंधित समस्त पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए हमने जनसंख्या भूगोल जैसी उपशाखा का आविष्कार किया। जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल। यद्यपि मानव भूगोल के अंतर्गत सामान्य स्वरूप का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जनसंख्या भूगोल, भूगोल मानव भूगोल, भूगोल की उपशाखा मानव भूगोल की उपशाखा जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या, किसी प्रदेश में जनसंख्या का स्वरूप, उसका आकार, उसकी संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता और कार्यशील जनसंख्या का अनुपात, निर्भरता अनुपात जैसे जनसांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके वहाँ की नियोजन अवधारणाओं और नियोजन प्रणालियों में इन आंकड़ों का इनपुट के रूप में बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता की कि मानव भूगोल से अलग जनसंख्या भूगोल को एक वैज्ञानिक उपशाखा के रूप में स्थापित किया जाए, इसलिए ऐसा किया गया। इसी प्रकार से जनसंख्या भूगोल में भी नगरीय भूगोल और अधिवास भूगोल का अध्ययन करते हैं। चलिए यहाँ पे एक टॉपिक लेते हैं, जनसंख्या के आधार पर ही अधिवास भूगोल, अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रदेशों में रह रहे विभिन्न मानव समूहों द्वारा किस प्रकार से ग्रामीण और शहरी अधिवासों का विकास हुआ है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी संरचना क्या है, उनकी आकारिकी क्या है, उनका विकास क्रम क्या है और निर्माण सामग्री क्या है, जो स्वरूप है उसका वितरण प्रतिरूप कैसा है, संबंधित सभी पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन अधिवास भूगोल करता है, जिसके अंतर्गत एक नगला इकाई, एक कुटिया से लेकर के गृहनगर, सरनगर और शिकागो, टोक्यो, बीजिंग, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगरों को शामिल करते हैं। इन सभी अधिवास प्रकारों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है अधिवास भूगोल। तो इस तरह से मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, उसमें कृषि भूगोल और औद्योगिक भूगोल, फिर जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, इसी तरह से और विशेषीकृत करते हुए कुछ अन्य तत्वों को मैं यहाँ ले रहा हूँ। सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समाज। समाज क्या है? एक सीमा के भीतर लोगों का आपसी ताना बाना जो होता है, जिस आधार पर लोग समूहित होते हैं, संगठित होते हैं, एक समाज की रचना होती है, उसके तत्वों में आपसी समानता होती है, उसे एक समाज बोला जाता है। तो पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न महाद्वीपों में या देशों में, क्षेत्रों में, प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के जो मानव समाज रह रहे हैं, जो निवास है, तो अलग अलग समाजों में किस प्रकार का साहचर्य है, कैसा संबंध है, इन चीज़ों का वैज्ञानिक अध्ययन और उसके वितरण की व्याख्या करना ही हमारे सामाजिक भूगोल का उद्देश्य है। इसी प्रकार सांस्कृतिक भूगोल, समाज से इतर संस्कृति एक अलग पहलू है। समाज एक व्यापक अवधारणा है, उसके अंदर सामान्य विषय वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जबकि संस्कृति जैसे किसी विशेष मानव समुदाय के भाषा, धर्म, कला, शिक्षण इत्यादि पहलुओं का अध्ययन हम सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार से देखें तो पृथ्वी के धरातल पर भौतिक और मानवीय तत्वों की व्याख्या और परस्पर अंतर संबंध,
तो 2 और पहलू बचे हैं, 2 मिनट में मैं उनको बताता हूँ। परस्पर अंतर संबंध, परस्पर संबंध, परस्पर संबंध अर्थात किस प्रकार से मानव प्रकृति में प्रवेश करता है, संसाधनों का उपयोग करता है, आधार प्राप्त करता है और प्रकृति किस सीमा तक उसकी प्रतिक्रिया करती है, या मानव द्वारा किया गया हस्तक्षेप प्रकृति की सहन सीमा के भीतर है या उससे बाहर है। इस प्रकार परस्पर क्रिया इंसान द्वारा की जाती है, प्रतिक्रिया प्रकृति द्वारा की जाती है, या कभी प्रकृति स्वयं भी एक अभिकर्ता के रूप में क्रिया करती है और मानव समाज प्रतिक्रिया करता है। तो इस प्रकार परस्पर लेन देन क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से जो एक परस्पर संबंध विकसित होता है प्रकृति और मानव समाज के बीच में, उससे उत्पन्न प्रतिरूप, उससे उत्पन्न प्रतिरूप अर्थात प्रत्येक समाज में प्रकृति और मानव के बीच होने वाली परस्पर अंतरक्रिया अलग अलग होगी। उदाहरण, पश्चिमी यूरोप के विकसित देशों में प्रकृति से संसाधनों के दोहन की तकनीक अलग, विकासशील देशों में अपेक्षाकृत कम उन्नत तकनीक के कारण संसाधनों के विदोहन से होने वाला पर्यावरण प्रदूषण अपेक्षाकृत अधिक होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रदेशों में तकनीकी क्षमता, सामर्थ्य और बुद्धि कौशल में अंतर के आधार पर होने वाली क्रिया में अंतर होगा। अर्थात प्रकृति और मानव के बीच होने वाली क्रिया और प्रतिक्रिया में अंतर से उसके उत्पन्न जो संबंध और उसका प्रतिरूप होगा उसमें भी अंतर होगा। अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में, प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के वितरण प्रतिरूप होंगे। इन अलग अलग प्रकार के वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन करना, परस्पर संबंध और उसके वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन करना भूगोल की विषय वस्तु है और इसके कारणों की भी व्याख्या करना कि आखिर अमुक परिणाम या अमुक संबंध अमुक समाज में है तो क्यों है। इसके बाद परस्पर संबंध और उसके वितरण प्रतिरूप की व्याख्या और विश्लेषण। विश्लेषण से अभिप्राय यहाँ पर यही है कि इन समस्त संबंधों का तार्किक आधार क्या है। अर्थात किसी प्रदेश में अगर शिक्षा और समाजीकरण, सांस्कृतिक विकास का स्तर उच्च है, पर्याप्त पूंजी है, दक्षता है, तकनीक है, कौशल है, तो उस समाज द्वारा प्रकृति से संसाधनों के दोहन और प्रकृति के साथ किया गया व्यवहार अपेक्षाकृत ऐसे समुदाय, समाज या क्षेत्र के लोगों से जो अपेक्षाकृत वंचित हैं या नीचे हैं अलग होगा। तो वितरण प्रतिरूप अलग होगा। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या और विश्लेषण करना हमारे भूगोल का लक्ष्य भी है, भूगोल विषय का। अब इसके बाद कुछ चीज़ें, जैसे विषय वैज्ञानिक व्याख्या के लिए कुछ आधुनिकतम तकनीकों, जैसे वर्तमान समय में सिद्धांतों या मॉडल के विकास के लिए आधुनिक सांख्यिकीय तकनीकें, कंप्यूटर, इंटरनेट, हवाई सेवाएं, सुदूर संवेदन जैसी आधुनिक तकनीकों और प्रणालियों के द्वारा वैज्ञानिक व्याख्या और विश्लेषण करते हैं। अर्थात अंतिम शब्द परिभाषा का वैज्ञानिक व्याख्या और विश्लेषण इन तकनीकों का सहारा लेता है। अर्थात इन तकनीकों का अध्ययन भी हमारी विषय वस्तु की सीमा में सम्मिलित है। इस प्रकार से संकुचित और व्यापक अर्थ एक परिभाषा के माध्यम से विषय का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसका स्वरूप और उसकी विषय वस्तु समग्र रूप से स्पष्ट हो गई। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे पृथ्वी की माप से संबंधित हैं, क्योंकि पृथ्वी का अध्ययन हम करते हैं। अर्थात पृथ्वी के संबंध में कुछ वैज्ञानिक जानकारी, जैसे पृथ्वी के अभ्यंतर और उसके बाह्य स्वरूप के संबंध में सांख्यिकी तकनीकों के माध्यम से स्थलाकृतियों के बारे में कुछ चीज़ों का अध्ययन आवश्यक होता है। इसका अध्ययन हम कार्टोग्राफी के माध्यम से करते हैं। कार्टोग्राफी
मानचित्र कला, मानचित्र कला। तो चूंकि पृथ्वी का धरातल विषम है, बहुत सी असमानताएं हैं, उनको जानने के लिए, समझने के लिए कुछ वैज्ञानिक तकनीकों का, माप का, स्केल्स का उपयोग किया जाता है, जिसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। ये भी परिभाषा के अंतर्गत शामिल है। इसी तरह जिस सीमा तक इसका संबंध पृथ्वी के भूगर्भ से है, अभ्यंतर से है, और जितनी सीमा तक इसका संबंध सूर्य से है, चूँकि पूरी पृथ्वी के संचालन का, इसके जीवन का, इसके प्राण का एकमात्र ऊर्जा स्रोत सूर्य है, अगर सूर्य को हटा दिया जाए तो ये पूरी पृथ्वी निष्प्राण हो जाएगी। तो उस सीमा तक, चूंकि ऊर्जा हम सूर्य से ही प्राप्त करते हैं, बिना सूर्य के कुछ नहीं है, इससे आने वाली ऊर्जा इसके जीवन का आधार, अर्थात उस सीमा तक हम सूर्य का भी अध्ययन करते हैं, और उसी सीमा तक हम इसके अभ्यंतर का भी अध्ययन करते हैं, जिस सीमा तक आवश्यक है इसके धरातल की व्याख्या करना। ये हुई भूगोल की विषय वस्तु, इसकी अर्थ और परिभाषा। अब जहाँ तक किसी अमुक परीक्षा या पाठ्यक्रम की बात है, जैसे माध्यमिक चयन बोर्ड की परीक्षाएं हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकृति की हैं, तो उनके संदर्भ में तथ्यात्मक संकलन के साथ साथ व्याख्या, विश्लेषण, संकल्पनाओं की समझ भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा जहाँ तक लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की बात है, तो प्राथमिक परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा में तो वस्तुनिष्ठ प्रकृति विद्यमान है, लेकिन मुख्य परीक्षा में निबंधात्मक शैली होने के कारण व्याख्या और विश्लेषण पर अधिक बल दिया जाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि हम अपने पाठ्यक्रम और आवश्यकता अनुसार अपने पठन पाठन की रणनीति तय करेंगे और उसी दिशा में, उसी के अनुरूप बेहतर अध्यापन करके अपने अध्ययन को बेहतर उपादेय बनाएंगे, ताकि अधिकतम निष्पादन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य को हासिल कर सकें।